Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने पिछले वीडियो में देखा। अब हम उसके आगे देखते हैं तो 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। तो कंप्यूटर में क्या क्या कंसिस्ट होता है, आपके ऑप्शन है इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, सेकंड ऑप्शन इज मेमोरी, ऑल ऑफ दिस एंड द लास्ट ऑप्शन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमें पता है कि सीपीयू होता है ये, इनपुट आउटपुट यूनिट होता है ये, मेमोरी होता है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ऑल ऑफ दीज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ऑल ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर रेनोस्पोरिडियोसिस एक्सेप्ट। तो रेनोस्पोरिडियोसिस के लिए ट्रू स्टेटमेंट क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा, इसको मैं पूरी तरह से ऑप्शन को आपको पढ़ के बताऊँ तो उसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें ये समझ लेते हैं कि ये हमारा रेनोस्पोरिडियोसिस जो है ये क्या है। तो ये क्या है, एक डिजीज है, ठीक है। कैसा डिजीज है, जो आपका ग्रेन्युलोमेटोसिस डिजीज बोल सकते हैं। ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, ठीक है, जैसे नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, कंजक्टिवा, रेक्टम। तो इन सब के लाइनिंग को ये प्रभावित करता है, ठीक है। इसमें अब हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया है। तो इट कैन बी कल्टिवेटेड इजिली इन लैबोरेटरी, ये इसका गलत बात है। इसको हम लोग इजिली कल्टिवेट नहीं कर सकते लैबोरेटरी में, ठीक है। तो इसमें जितने बात लिखे हुए हैं कि इट इज़ काउज्ड बाय अ फंगस, सही बात है। द फंगस इज यूजुअली फाउंड इन डर्टी वाटर, जरूर, ये भी सही बात है। इट मैनिफेस्ट एज पॉलिप्स दैट ब्लीड इजिली, ये भी सही है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरस का कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन्कोजेनिक वायरस को भी आप समझ लेते हैं। ऑन्कोजेनिक वायरस क्या है, तो ऑन्कोजेनिक वायरस क्या है, एक आप बोल सकते हो कि नंबर्स ऑफ वायरसेस डेट सस्पेक्टेड काउजिंग कैंसर्स, मतलब वैसे सारे वायरस का एक ग्रुप समझ लेते हैं। तो जिनको मतलब कैंसर के लिए सस्पेक्टेड कर सकते हैं कि ये उनको यदि वो प्रेजेंट हो तो ऐसा लगे कि वो कैंसर्स हो सकता है, ठीक है। एनिमल्स हो या उसमें आप ह्यूमंस ले लें, तो ये सब आ जाएगा इसके अंदर। ये सबको अफेक्ट करते हैं ये वायरस। और ये जो वायरस होते हैं तो उनके जो जीनोम होते हैं वो किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसका आंसर के। तो यहाँ पे जितने भी वायरस का नाम दिया हुआ है वो सारे ऑन्कोजेनिक वायरस हैं, सिवाय पर्वो वायरस के, ठीक है। पर्वो वायरस B19 जो है ये, इनको छोड़ के बाद बाकी सारे जो हैं वो ऑन्कोजेनिक वायरस हैं, ठीक है। तो ऑन्कोजेनिक वायरस समझ में आ गया, जिसकी वजह से कैंसर होता है, वैसा वायरस जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो बहुत सारे नंबर्स में ये होते हैं सस्पेक्टेड वायरसेस जो कि कैंसर काउज करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्यूरिन नाइट्रोजनियस बेस। तो प्यूरिन नाइट्रोजनियस बेस के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा प्यूरिन नाइट्रोजनियस बेस है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि प्यूरिन नाइट्रोजनियस बेस जो होता है वो दो होता है, एक एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा एडेनिन है या नहीं है। तो यहाँ पे एडेनिन नहीं है, तो अब बचा क्या, ग्वानिन। तो ग्वानिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 ग्वानिन इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो नाइट्रोजनियस बेस जो प्रेजेंट होता है डीएनए में, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक प्यूरिन और एक पैरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन आता है और पैरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। तो याद रखना है, नेक्स्ट टाइम यदि कोई क्वेश्चन आता है पैरिमिडीन से आ जाता है तो आपको इजी वे में बता देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग हर्पीज जोस्टर। हर्पीज जोस्टर के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर है सबसे पहले हम उसी को पढ़ लेते हैं। तो इट कैन बी डायग्नोज्ड बाय एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेजेंक स्मेयर। ट्रेजेंक स्मेयर के द्वारा इसको हम लोग एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ये यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है हर्पीज वायरस को, जो कि इसका गलत जवाब है, ठीक है। बाद बाकी जितने भी हैं वो इसके सही जवाब हैं। इट इज़ नॉन इम्यून पर्सन कैन एक्वायर चिकन पॉक्स ब्लोइंग कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट विथ हर्प जोस्टर्स। It is reactive
ऑफ वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये भी सही है। उसके बाद एक अगला दिया हुआ है आपका, इट कैन हैपन इन एब्सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के हिस्ट्री के एब्सेंस के बाद भी ये हो सकता है, ठीक है। और जो लास्ट हमारा है, इट कैन बी डायग्नोज बाई एग्जामिनेशन ऑफ ट्रचेंक स्मेयर, तो ये इसका गलत बात, ये इससे रिलेटेड नहीं है, रिगार्डिंग नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू फिटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो ट्रांसफ़र होता है एंटीबॉडीज़ का मदर से फिटस में, वो किसका एग्जाम्पल है? आपके ऑप्शन है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड लास्ट ऑप्शन इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। न्यूट्रल पैसिव इम्यूनिटी के तहत जो होता है, जो एंटीबॉडी जो होता है वो मदर से उसके फीटस में चला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इन थैलेसीमिया मेजर फ्लोइंग हेमोग्लोबिन इज मार्क्ड इंक्रीज। तो थैलेसीमिया मेजर में जो है कौन सा हेमोग्लोबिन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है? तो जो HVF है, ठीक है, हम फेटल हेमोग्लोबिन इसको बोल लेते हैं, तो ये जो है ये इंक्रीज हो जाता है थैलेसीमिया मेजर में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि थैलेसीमिया मेजर में जो है इंक्रीज कौन होता है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि थैलेसीमिया मेजर है तो वो HBF, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द कैटेगरीज ऑफ मेजर्स ऑफ डिप्रेशंस आर क्लासिफाइड एज। आपके ऑप्शन है यूनिफॉर्म मेजर्स बोथ A, B and C, रिलेटिव मेजर्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज एब्सोल्यूट मेजर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ B एंड C, ठीक है। यानी B और C ये रिलेटिव मेजर्स और एब्सोल्यूट मेजर्स, ये दोनों को मिला के आपका जो है वो डिप्रेशन को क्लासीफाई किया गया है। उसमें रिलेटिव मेजर्स भी होता है और एब्सोल्यूट मेजर्स भी होता है, ये दोनों चीज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द काउज ऑफ थ्रोम्बोबायोसिस इंक्लूड। तो थ्रोम्बोबायोसिस का रीज़न क्या है जिसकी वजह से थ्रोम्बोबायोसिस होता है? तो इसके जो ऑप्शन है आपके वो देख लेते हैं। तो अल्टरेशन इन द ब्लड फ्लो, हाइपर कोगुलेस्टेबल स्टेट्स, एंडोथेलियल इंजरी एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। यानी अल्ट्रेशन ब्लड फ्लो में भी होता है, हाइपर कोगुलेशन स्टेट्स भी आते हैं और एंडोथेलियल इंजरी भी होता है, ठीक है। अब जो हमारा 55, द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अ होम कंप्यूटर टू इंटरनेट इज। तो आपको पूछा जा रहा है कि वो कौन सा इक्विपमेंट है जो कि कनेक्ट करता है होम कंप्यूटर को इंटरनेट से, ठीक है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे गेटवे, स्कैनर, मॉडेम एंड द लास्ट ऑप्शन इज मॉनिटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम। ये आपने कईयों ने इस्तेमाल भी किया होगा मॉडेम का। तो मॉडेम से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। द PT इज नॉट प्रोलॉन्ग्ड इन। जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है वो प्रोलॉन्ग नहीं होता है किस कंडीशन में? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे विटामिन K डिफिशियंसी, सेकेंड ऑप्शन इज पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेंट थेरेपी, थर्ड ऑप्शन इज DIC एंड द लास्ट ऑप्शन इज हेमोफीलिया A। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमोफीलिया A, ठीक है। हेमोफीलिया A में जो होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब फ्रीक्वेंसी कर्व। तो फ्रीक्वेंसी कर्व को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग किस टर्म का इस्तेमाल करते हैं? आपके यहाँ पे ऑप्शन है कर्टोसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, सेकेंड इज सिमेट्री एंड कर्टोसिस एंड द थर्ड ऑप्शन इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, द लास्ट ऑप्शन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमेट्री एंड कर्टोसिस, ठीक है। तो सिमेट्री और कर्टोसिस जो है ये हमारा जो टर्म है वो फ्रीक्वेंसी कर्व को डिस्क्राइब करने के लिए इन दोनों टर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, NABL एक्रीडिटेशंस फॉर मेडिकल लेबोरेटरीज इज बेस्ड ऑन। NABL एक्रीडिटेशन जो है मेडिकल लेबोरेटरीज के लिए वो बेस्ड किसके ऊपर बेस्ड है? आपके ऑप्शन है ISO 17025:2012, सेकेंड ऑप्शन इज ISO 1725:2007,
थर्ड ऑप्शन इज ISO 15189:2012 एंड द लास्ट ऑप्शन इज ISO 50189:2007। इसका राइट आंसर हो जाएगा ISO 15189:2012। ठीक है, अब सबसे पहले NABL के बारे में समझ लेते हैं। तो NABL क्या है? एक कंस्ट्रेंट्स बोर्ड्स है, क्वालिटी काउंसिल का, जो इंडिया का क्वालिटी काउंसिल है, तो उसका एक कंस्ट्रेंट बोर्ड है NABL। इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में यदि आता है तो आपको याद रखना है कि नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये एक मेनली आप बता सकते हो कि लेबोरेटरीज को ये मान्यता प्रदान करने वाला एक बोर्ड है। ठीक है, उसका क्वालिटी काउंसिल जो हमारा इंडिया का है उसका एक मेंबर्स है, एक कंस्टिट्यूएंट बोर्ड है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, IgM नेगेटिव एंड IgG पॉजिटिव इन डेंगू एंटीबॉडीज टेस्ट में इंडिकेट। जो IgM नेगेटिव और IgG पॉजिटिव यदि हो डेंगू एंटीबॉडीज़ में, तो वो जो टेस्ट है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? आपके ऑप्शन है एक्यूट प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन, एक्यूट सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन, थर्ड ऑप्शन इज अर्ली इंक्यूबेशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्यूट सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में जो होता है, सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन की कंडीशन में, जो IgG पॉजिटिव होता है और IgM निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, अ सैंपल हैव स्लैंटेड इंटरफेस बिटवीन ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, इट मस्ट हैव बीन सेंट्रीफ्यूज्ड इन। एक सैंपल है जो कि स्लैंटेड इंटरफेस है बिटवीन ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, तो इसको जो है सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करना चाहिए? आपके ऑप्शन है यहाँ पे फिक्स एंगल रोटर, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज एंड लास्ट इज स्विंग बकेट रोटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिक्स्ड एंगल रोटर। फिक्स्ड एंगल रोटर से इसको हमें क्या करना चाहिए? इसको रोटेट करना चाहिए, ऐसे कंडीशन है। तो चलिए इस वीडियोज़ को यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।